नमस्कार प्यारे बच्चों, इजी लर्निंग चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 5 हिंदी पुस्तक रिमझिम से पाठ स्वामी की दादी का पठन एवं शब्दार्थ। पाठ 13 स्वामी की दादी, जिसके लेखक हैं आर के नारायण। इनका पूरा नाम है रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1906 को हुआ था। नारायण जी एक भारतीय अंग्रेजी लेखक हैं जो अपनी सरल हास्यपूर्ण शैली और काल्पनिक शहर मालगुडी के लिए जाने जाते थे, जहां इन्होंने आम भारतीयों के जीवन और उनके परंपरा व आधुनिकता के संघर्ष को दर्शाया है। नारायण जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण भी मिला है। ये जो कहानी है स्वामी की दादी, इसमें जो स्वामी है वह मुख्य पात्र है। वह एक छोटा बच्चा, आलसी स्कूली बच्चा है जो मालगुडी में अपने परिवार पिता माँ और दादी के साथ रहता है। वह अपनी दादी से बहुत प्यार करता है, जो उसे कहानियां सुनाती है और उसे सुरक्षित महसूस करवाती है। स्वामी ही इस कहानी का मुख्य पात्र भी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। बैठक बोलते हैं बैठने का कमरा, भोजन कक्ष भोजन खाने का कमरा, कम हवादार। अब देखिए, बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार वाला गलियारा बोलते हैं घर के दो हिस्सों को आपस में जोड़ता है, जिस पर छत भी डाली जाती है उसे। वहां उनकी कोठरी थी, बहुत बंद, जहां कम हवा आती थी। स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ वहां रहती थी। कोठरी बोलते हैं छोटा अंधेरा वाला कमरा। उसका सामान क्या था? 5 दरियां। दरी किसे बोलते हैं? मोटे सूती धागों से बनी एक प्रकार की चटाई जो बिछाने के काम आती है। 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशों से बना एक वर्गाकार बक्सा। उसमें क्या क्या था? 5 दरियां थी, 3 चादरें, 5 तकियां और भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशों से बना एक वर्गाकार बक्सा, ये जो आप चित्र में देख सकते हैं, और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। वर्गाकार, जिसके लंबाई और चौड़ाई समकोण त्रिभुज की आकृति जिसकी होती है उसे वर्गाकार कहते हैं। पटसन है सनई का पौधा जिसके डंडल से जो रेशे निकलते हैं उनसे रस्सी और जूट आदि बनाया जाता है। तो उनके कोठरी में क्या क्या सामान था? 5 दरियां थी, 3 चादरें, 5 तकिए, भारी भरकम बिस्तर और पटसन के रेशों से बना एक बक्सा, और एक लकड़ी का बक्सा था जिसमें सिक्के थे, इलायची थी, लौंग और सुपारी थे। दादी के कमरे में जो दरी थी वो पटसन की थी और उसके कमरे में बहुत सा जूट और पटसन का सामान था। तो पटसन बनता कैसे है, चलिए ये जानते हैं। सबसे पहले पटसन के पौधे को, सनई का जो पौधा है उसे उगाया जाता है। वह जब बनकर तैयार हो जाता है तो उसकी कटाई की जाती है, फिर छटाई की जाती है, चित्र 3 में देख सकते हैं। उसके बाद उसे सुखाया जाता है और इस तरह से साफ करने के बाद उसे हम फैक्ट्री में या कुटीर उद्योग, लघु उद्योग या गांव में जिस तरह से भी व्यवस्था की जाती है इसको साफ करने की, वहां पहुंचाया जाता है। उसके बाद ये बनकर रील के रूप में या रस्सी के रूप में तैयार हो जाता है, जिससे हम पायदान बना सकते हैं, फोल्डर्स बना सकते हैं। अब देखते हो जो सामान की बोरियां हैं वो भी कनक, गेहूं आदि की बोरी, चावल की बोरी, इस तरह से बैग्स भी बनाए जाते हैं और दरी और चटाइयां भी बनाई जाती हैं। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास, रात का भोजन खाने के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उसकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। जब उसने रात को भोजन किया फिर वह दादी के पास आया और उनकी गोद में सर रख के इस तरह से लेट गया, और उसकी दादी के कमरे में इलायची और लौंग की खुशबू आती थी, उससे वातावरण सुगंधित था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, दादी के पास सुरक्षित महसूस कर रहा था। बड़ी प्रसन्नता
से भरकर वह बोला, ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी सुनाई। प्रसन्नता बोलते हैं खुश, सुरक्षित, अच्छी तरह से रखा हुआ। ऊंची चीज, बड़े बड़े कार्य करने वाला महान व्यक्ति। हम बोल देते हैं ना कि बड़ी ऊंची चीज है। उसने इस तरह से बोला कि तुम नहीं जानती दादी कि राजम और मणि जो है पहले उनमें बड़ी दुश्मनी थी और उनकी दोस्ती की कहानी भी बहुत गहरी है। क्या तुमने सुनी है? अब जो स्वामीनाथन है वह अपनी दादी से इस प्रकार से वार्तालाप करता है, बात करता है। तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है। अब जो बच्चा है वो अपनी दादी को ही बोल रहा है, स्वामीनाथन। स्वामीनाथन बोला। अब दादी क्या बोलती है, सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। स्वामीनाथन ने अपने मित्र राजम के पिता के बारे में दादी को बताते हुए कहा कि उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं। पुलिस अधीक्षक होता है प्रशासन का अधिकारी। वे यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। दादी काफी प्रभावित हुई। उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा, दादी ने कहा। उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रोबदार सब मजिस्ट्रेट थे। रोबदार जो देखने में प्रभावशाली या तेजस्वी व्यक्ति लगे। सब मजिस्ट्रेट होता है जज, न्यायाधीश व वह व्यक्ति जो कानून व्यवस्था बनाए रखने, विवाद सुलझाने, सरकारी योजनाओं को लागू करने और राजस्व संबंधी कार्यों को की देखरेख करता है। जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। दादी कहती है कि जो तुम्हारे दादा थे ये बहुत बड़े रोबदार सब मजिस्ट्रेट थे। जब वे अपने दफ्तर में जाते थे तो उन्हें देखकर अन्य पुलिस वाले डर के मारे कांपते रहते थे, चुपचाप खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा। खूंखार डरावने, बहुत बड़े बड़े डरावने खूंखार डाकू जो थे वो चुपचाप खड़े रहते थे और वो भाग खड़े होते थे डर के मारे। उनके सामने कुछ नहीं बोलते थे। अब स्वामीनाथन अधीर अधीर होता है, बेचैन होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, दादी की, क्योंकि वह तो अपने मित्र राजम के पिता के बारे में बात कर रहा था और दादी ने दादा के बारे में बात शुरू कर दी। अब वो अधीर हो गया, बेचैन हो गया कि कब दादी अपनी बात खत्म करे और कब मैं बोलना शुरू करूं। लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गडमड गडमड करती हुई। बिना किसी क्रम के व्यवस्थित व मिलीजुली बातें करना क्या कहलाता है? गडमड गडमड करती हुई, यानी कि इधर उधर की बातें करती हुई। स्वामीनाथन दादी को अपनी बात बताना चाहता है पर स्वामीनाथन की दादी अपनी ही बातें किए जा रही है। हार कर स्वामीनाथन बोलता है, बस काफी है दादी। उसने रूखे स्वर में कहा। रूखा स्वर, ऐसा स्वर जिसमें नरमी या मिठास ना हो। अब वह कहता है, मैं तुम्हें राजम के बारे में बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? अब वह बताना चाह रहा है कि राजम जो है वो पढ़ने में भी बड़ा होशियार है, उसे गणित में बड़े अच्छे नंबर मिलते हैं। अब दादी बोलती है, सारे नंबर मिलते होंगे ना? दादी ने पूछा। स्वामीनाथन बोलते, अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। दादी बोली, अच्छा, चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। अब यहाँ दादी ने बात खत्म की और साथ में एक और बात जोड़ दी। अब उन्होंने क्या कहा, तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। परीक्षक होता है वह व्यक्ति जो परीक्षा लेता है, वह परीक्षा की कॉपी की जांच करता है। अब वो आगे क्या कहती हैं, किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे।
चकित करना, हैरान करना, मुकाबले तुलना में, मतलब औरों के मुकाबले बहुत अच्छे नंबर लेते थे। और 10वां हिस्सा समय, वक्त बोलते हैं समय को, 10वां हिस्सा वक्त लेते थे, यानी कि 1/10। अगर दूसरे बच्चे 10 मिनट लेते थे तो वह केवल 1 ही मिनट लेते थे। आप देख सकते हैं, ये जो देखो 10 हिस्से हो गए, इसका एक हिस्सा जो है हमने इस तरह से हाईलाइट किया, यानी कि दूसरे बच्चे 10 मिनट वक्त लेते हैं तो वह केवल 1 मिनट का वक्त लेते थे। इतनी जल्दी सवाल का जवाब दे देते थे। और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे, शानदार, बहुत अच्छे उत्तर देते थे। इतने अच्छे होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया, एमए होता है एक डिग्री, जो 12 करने के बाद हम ग्रेजुएशन करते हैं, बीए, उसके बाद हम करते हैं एमए। तो पहले 12वीं करो, फिर बीए करो, फिर एमए करो। तो वो बहुत पढ़े लिखे थे। उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला जब उन्होंने एमए किया। मेडल बोलते हैं पुरस्कार, ये आप देख सकते हैं पिक्चर में। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। अब दादी जो थी वो बड़ी खुश हुई कि दादा ने एमए किया, इतनी बड़ी डिग्री ली और उसे मेडल मिला। अब वो जो मेडल था जब घर आया तो दादी ने उसे अपने गले में पहन लिया। आगे क्या बोलती है, पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। अब दादी को ठीक से याद नहीं है कि मैंने कब पहना और कब उतारा, उसे नहीं पता। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, जब बच्चा 10 दिन का था। ये नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। अब उसे ठीक से पता नहीं है कि कब पहना कब उतारा। कभी बोलती हैं तुम्हारी बुआ पैदा हुई थी तब शायद मैंने पहना या उतारा, या तुम्हारे पिताजी पैदा हुए थे। फिर बोलती है नहीं नहीं, एक बच्चा जो था वो 10 दिन का था। फिर कहती है नहीं नहीं, जो मैंने पहले कहा था वही ठीक था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वह मेडल अब कहाँ है? मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया। और उस बेवकूफ ने उसे गलवाकर उसकी 4 चूड़ियां बनवा ली। उन्होंने क्या किया, उस मेडल को जो मिला था सोने का, उसे गलवा दिया, पिघला दिया और उसकी क्या बना ली, 4 चूड़ियां। और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियां कि मैं हमेशा कहती रही हूं कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई और नहीं। महामूर्ख बोलते हैं बहुत ज्यादा बेवकूफ इंसान को। तो दादी ने अपनी बेटी यानी कि स्वामीनाथन की बुआ को बेवकूफ पूरे परिवार में साबित कर दिया, इसलिए क्योंकि उसने मेडल को पिघलाकर उसकी चूड़ियां बनवा ली थी। स्वामीनाथन दादी को जब भी कोई बात बताता है तो दादी अपनी भी बात बीच में ही शुरू कर देती है। अब बार बार स्वामीनाथन उनकी बात सुन सुनकर बेचैन होता है कि कब चुप करे और कब मैं बोलूं। अब हार कर स्वामीनाथन ने दादी को क्या कहा, अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? उसे लगता है कि अपनी बातें सुनाती जा रही है, राजम के बारे में तो मेरी दादी सुनती ही नहीं है। तो वो पूछता है क्या तुम नहीं सुनना चाहती? दादी क्या बोलती है, हाँ हाँ बोलो। वो क्या बोलता है, दादी जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। दादी बोलती है सच, बड़ा बहादुर लड़का है। तुम ये बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो, तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन को लगता है जब मैं ये बात बोलूंगा तो दादी जो है वो हैरान हो जाएगी, और शायद मुझे ये कहा है कि छोटा सा बच्चा कैसे शेर मार सकता है। पर उसने ऐसा नहीं कहा, उसने तो ये कहा कि बड़ा ही बहादुर लड़का है। क्योंकि जब स्वामीनाथन को पता चला था कि राजम ने शेर मारा है तो शायद उसे भी यकीन नहीं हुआ होगा। तो उसे लगा जैसे मुझे हैरानी हुई दादी को भी हुई होगी, तो शायद दादी मेरी तरह यकीन ना करे। तो उसे लगा कि शायद मुझे खुश करने के लिए बोल रही हो। अच्छा, सच कह रहे हो, बड़ा बहादुर लड़का होगा वो तो।
अब स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की कि दादी उस बहादुर लड़के की कहानी भी सुनना चाहेगी। तो उसने बात करनी शुरू कर दी। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। स्वामीनाथन ने राजम के पिता के बारे में बताया कि राजम और राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। इस तरह से जंगल में टेंट लगा के रहते हैं, ऐसे डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था, यानी कि दोनों साथ में ही थे, राजम और राजम के पिता। अचानक दो शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। अब दो शेर थे, एक शेर जो था उनके पिता के ऊपर झपटा और उसने उनके पिता को, राजम के पिता को गिरा दिया। और दूसरा जो शेर था वो राजम का पीछा करने लगा। अब जब शेर राजम का पीछा कर रहा था तो राजम एक झाड़ी के पीछे छिप गया और वहां से गोली चलाकर शेर को मार डाला। अब ये सारी कहानी दादी को स्वामीनाथन सुना रहे हैं। अब दादी जो है वो बीच में कुछ बोली ही नहीं। अब स्वामीनाथन को लगा कहीं दादी सो तो नहीं गई। उसने क्या कहा, दादी क्या तुम सो गई? उसने कहानी खत्म होने पर पूछा। अब दादी बोलती है, नहीं बेटा, सुन रही हूँ। अब स्वामीनाथन को लगा पता नहीं सुना भी है कि नहीं। उसने क्या कहा, अच्छा बताओ कितने शेर आए थे? दादी बोलती है, दो शेर राजम पर झपटे थे। दादी ने जवाब दिया। अब शेर तो दो थे, पर दोनों राजम पर झपटे तो नहीं थे। राजम के पीछे एक शेर पड़ गया था और राजम जाकर झाड़ी में छिप गया था, और एक शेर ने राजम के पिता के ऊपर झपट्टा मारा था। तो शेर तो दो थे, पर राजम के ऊपर तो कोई नहीं झपटा था, पिता के ऊपर झपटा था। अब जवाब जो था वो गलत हो गया। अब स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूं और तुम नींद में ना जाने क्या क्या उलझुल कल्पनाएं किए जा रही हो। उलझुल मतलब बेकार की बातें। तुम अपने आप ही कुछ बेकार की बातें बोलते जा रही हो। मैंने कहानी में कुछ और बताया और तुम कुछ और बोल रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूं तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती। स्वामीनाथन को गुस्सा आ गया और वो चिढ़ गया कि दादी ने मेरी बात ठीक से नहीं सुनी। अब वो कहता है, मैं नहीं बताने वाला कुछ भी। मुझे तो ऐसा लगता है तुम मेरे मित्र राजम को पसंद ही नहीं करती हो। अब दादी को लगा कि जो स्वामीनाथन है वो तो नाराज हो गया। तो उसने क्या कहा, नहीं नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है। दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया जब दादी ने ऐसा कहा, नहीं नहीं, वह तो बहुत प्यारा है, तो बहुत प्यारा लड़का है। तो स्वामीनाथन दादी की ऐसी बात सुनकर खुश हो जाता है। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ। क्षण मतलब दूसरे ही पल, दूसरे ही सेकंड। संदेह बोलते हैं शक को। एक और शक करने लगा कि दादी सही भी बोल रही है कि वो बहुत प्यारा लड़का है। उसने क्या बोला, दादी शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। और उसे लग रहा है पता नहीं मैंने कह दिया दादी को विश्वास हो भी रहा है कि नहीं। अब उसने क्या बोला दादी ने, मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ। दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। बड़े प्यार से बोलते हैं ना, नहीं नहीं, मैं तो एक एक शब्द पे विश्वास करती हूँ। तुमने जो भी कहा है, जो भी कहानी बताई है, बिल्कुल ठीक बताई है। अब उसे लगा पता नहीं दादी को विश्वास हो भी रहा है कि नहीं, क्योंकि जब स्वामीनाथन को बताया गया था तब उसे भी विश्वास नहीं हुआ था। अब उसे लगा जैसे मुझे नहीं हुआ, क्या पता दादी को भी ना हुआ हो। अब उसने साथ साथ एक बात और कह दी। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई कि चलो दादी विश्वास कर तो रही है, लेकिन उसने साथ में क्या बोला, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, एक और शब्द को क्या जोड़ा, जो भी मुझे झूठा कहेगा वह उसे गोली मार देगा। अब क्या हुआ, जब स्वामीनाथन को पता चला था तो उसने भी विश्वास नहीं किया था, पर उसे साथ साथ यह चेतावनी, सावधान भी किया गया था कि अगर किसी ने नहीं विश्वास किया ना कि मैंने शेर को गोली से मारा है, तो मैं उसे ही गोली मार दूंगा। अब ऐसा सुन के तो स्वामीनाथन को विश्वास करना ही पड़ा। अब सेम वही लाइन जो उसके दोस्त ने उसे बोली थी स्वामीनाथन को,
वो सेम चेतावनी भरी लाइन जो थी, वाक्य जो था, उसने अपनी दादी को भी कह सुनाया। क्या था? जो भी उसे झूठा कहेगा वह उसे गोली मार देगा। तो दादी तो विश्वास कर चुकी थी। स्वामीनाथन ने जब दादी को बताया कि जो विश्वास नहीं करेगा तो राजम उसे गोली भी मार देगा, दादी ने इस बात का समर्थन किया। समर्थन मतलब सहयोग दिया। और साथ में इसी से संबंधित एक और घटना भी साथ में बताई, जो हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चों को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। अब दादी को लगा कहीं ना कहीं या तो स्वामीनाथन झूठ बोल रहा है या फिर राजम झूठ बोल रहा है, पर उन्होंने उनकी बात को रखते हुए फिर भी इस बात का समर्थन किया। पर उसे समझाने के लिए राजा हरिश्चंद्र की कहानी भी साथ में जोड़ दी, जो हमेशा वचन का पालन करते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, सत्य वचन बोलते थे। उनके जीवन में ऐसी घटना घटी जिस वजह से उन्हें अपना सिंहासन, पत्नी और बच्चों को भी खोना पड़ा और अंत में उन्हें सत्य वचन पर टिके रहने से ही सब कुछ वापस प्राप्त हुआ। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी, उसने यानी कि दादी ने आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन घराटे लेने लगा। अब स्वामीनाथन को बहुत अधिक गहरी नींद आ गई, वो घराटे लेने लगा। अब दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, इसका मतलब दादी को भी नींद आ रही थी। फिर वह भी सो गई। अब दादी भी और स्वामीनाथन दोनों सो गए, बातें करते रहे। देखिए, इस कहानी में जो बच्चा है स्वामीनाथन, वह अपनी उम्र के हिसाब से बात करता है, छोटी छोटी बातें बताता है, कुछ घटनाएं जो उसको याद है उनके बारे में बात करता है दादी से। अब दादी भी अपनी उम्र के हिसाब से, जो समझदार हैं, जीवन में उनके पास बहुत अधिक अनुभव है, उसके अनुसार स्वामीनाथन की कही हुई बातों को अपनी बातों के साथ जोड़ती है, तालमेल बिठाती है, फिर स्वामीनाथन को समझाती है। तो यहाँ दादी और पोते की, यानी कि स्वामीनाथन और स्वामीनाथन की दादी की बातें हैं, और इन बातों से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमें बड़ों की बातों का समर्थन करना चाहिए, उन्हें सहयोग देना चाहिए, उन्हें सुनना भी चाहिए और उनसे जीवन में कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए। अब ये जो कहानी है, इसके लेखक जो है वो है आर के नारायण, जो अंग्रेजी लेखक है। इन्होंने मालगुडी डेज जो है वो लिखा है, और वहीं से यह एक कहानी यहाँ हमें पढ़ने को मिली है। देखिए, हमने ये पाठ पढ़ा स्वामी की दादी। स्वामी की दादी पाठ से हमें क्या सीख मिलती है, चलिए जानते हैं। पाठ स्वामी की दादी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने बड़ों व बुजुर्गों का आदर सम्मान करना चाहिए, उनके प्रति प्रेम की भावना रखनी चाहिए, अपने से बड़ों की बातों को व उनके जीवन से, उन पलों को जिनसे उनको जीवन का अनुभव हुआ है, हमें उन सभी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि वह सभी बातें हमें हमारे जीवन में सुरक्षा और ज्ञान में वृद्धि करती हैं। यह कहानी हमें रिश्ते नातों की अहमियत और आज के समय के साथ बुजुर्गों के प्रति हमारी जिम्मेदारी को दर्शाती है। कहानी में स्वामी भी अपनी दादी की देखभाल करने में रुचि दिखाता है। हमें भी अपने घर के बड़ों का सम्मान और देखभाल करनी चाहिए। चलिए अब करते हैं पाठ के शब्दार्थ। बैठक, बैठने का कमरा। भोजन कक्ष, भोजन या खाना खाने का कमरा। गलियारा, घर के दो हिस्सों को आपस में जोड़ता है, जिस पर छत डली होती है। कोठरी, छोटा अंधेरे वाला कमरा। दरी, मोटे सूती धागों से बनी एक प्रकार की चटाई जो बिछाने के काम आती है। वर्गाकार, समान लंबाई चौड़ाई वाले समकोण चतुर्भुज की आकृति का। पटसन, सनई का पौधा जिसके डंडल से जो रेशे निकलते हैं उनसे रस्सी और जूट आदि बनाया जाता है। प्रसन्न, खुश, सुरक्षित, अच्छी तरह रखा हुआ। रूखा स्वर, ऐसा स्वर जिसमें नरमी या मिठास ना हो, कठोर स्वर।
अधीर, बेचैन। परीक्षक वह व्यक्ति जो परीक्षा लेता है व परीक्षा की कॉपी की जांच करता है। उलझुल, बेकार। चेतावनी, सावधान। किसी गलती या स्थिति के बारे में पहले से दी गई सूचना या सलाह देना ताकि व्यक्ति सावधान हो सके। समर्थन, सहयोग, सहमति देना, बढ़ावा देना। चकित, हैरान। दफ्तर, कार्यालय, ऑफिस। ऊंची चीज, बड़े बड़े कार्य करने वाला महान व्यक्ति, अधीक्षक, प्रशासन का अधिकारी। रौबदार, जो देखने में प्रभावशाली या तेजस्वी व्यक्ति लगे। खूंखार, डरावना। गड़मड़, बिना किसी क्रम के, अव्यवस्थित, मिलीजुली। सब मजिस्ट्रेट, जज, न्यायाधीश वह व्यक्ति जो कानून व्यवस्था बनाए रखने, विवाद सुलझाने, सरकारी योजनाओं को लागू करने और राजस्व संबंधी कार्यों की देखरेख करता है। मुकाबले, तुलना में। शानदार, बहुत अच्छा। मेडल, पुरस्कार। महामूर्ख, बहुत ज्यादा बेवकूफ। यकीन, विश्वास, उत्साह, उमंग, हौसला। क्षण, पल, संदेह, शक। का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों जो आपने मेरा वीडियो आदि से अंत तक देखा। मुझे उम्मीद है आपको पाठ का पठन समझ आया होगा, आपने कठिन शब्दों के अर्थ भी जाने होंगे और इस पाठ से आपको सीख भी अवश्य मिली होगी। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो के अंत में चलते चलते बस इतना ही कहना चाहूंगी, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट्स भी कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके।